हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लेके आई हूँ आपके लिए नेशनलिज्म इन इंडिया की एक बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन। आई बेट यू कि ऐसे एक्सप्लेनेशन जो है अगर आपने सुन ली अच्छे से ध्यान से तो आपको ना ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड ऑल्सो इट्स अ सरप्राइज़ फॉर यू जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं करने वाले। वी आर गोना लर्न अबाउट द खिलाफत इशू, नॉन कॉपर एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यार ये फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पेज पे ज़्यादा कुछ ऐसा दिखा आप देखोगे तो नहीं बता रखा, उसमें बस ये बता रखा है कि जैसे आपने पिछले चैप्टर के अंदर राइज ऑफ नेशनलिज्म, अच्छा वो वाला चैप्टर भी आएगा इस चैनल पर, चिंता मत करो। तो जैसे आपने पिछले चैप्टर में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से जो नेशनलिज्म की भावना है वो धीरे धीरे करके यूरोप की हर कंट्री में आने लगी थी। उसी तरीके से ही यहाँ पे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में भी धीरे 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 होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा हो गया था, सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा कब हुआ था ये तो वैसे याद ही होना चाहिए, 1914 टू 1918। तो इस टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो हुआ था। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई थी, इंडिया में ऐसा क्या हुआ था जिससे दिक्कत आई थी, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया में क्या हुआ था, सर्ज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है कि जो डिफेंस के लिए जो भी होता है ना, जो एक्सपेंडिचर एक तरीके से जो बजट होता है डिफेंस करने के लिए, जैसे कि आर्मी के लिए जो बजट चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो वो जो हो गई थी वो सर्ज हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी। मतलब देखो पहले तो क्या किया, आर्मी वाला जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, देखो एक्सपेंडिचर मतलब एक तरीके से बजट, डिफेंस मतलब जो आर्मी वगैरह के लिए होता है, या बेसिकली जितनी भी हमारे इस इंडिया में लोग डिफेंस के लिए काम करते हैं उनके लिए जो बजट था, ठीक है, वो इंक्रीज़ हुआ था। सर्ज मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो पहला तो ये हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, रिक्रूटमेंट इन आर्मीज, फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है कि जान जान के, आप खुद सोचो अगर आप घर पे आराम से लेटे हुए हो एंड एकदम से आपके पास कोई इंसान आता है और कहता है कि तुम जाओ आर्मी में, आपका बिल्कुल मन नहीं है जाने का, बट फिर भी वो आपको फोर्स है, अगर आप नहीं गए तो मार डालेंगे, तो जाना ही पड़ेगा। तो वो होता है फोर्स रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है, प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। इसके अलावा क्या हुआ था, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। कस्टम ड्यूटीज मतलब होता है इम्पोर्ट टैक्स। एक एक्सपोर्ट टैक्स होता है, एक इम्पोर्ट टैक्स होता है। तो इम्पोर्ट टैक्स होता है जब हम बाहर से, ठीक है, बाहर किसी कंट्री से अपनी कंट्री में कोई सामान लाते हैं तो जो उस पर टैक्स लगता है, ठीक है, वो वाला टैक्स जो था वो हमारा बढ़ चुका था। तो यहाँ पे लिखा है कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वाला जो टर्म था वो आ गया था। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े घर है, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा होता था पहले कि। बट अब क्या होने लगा कि अगर आप बहुत अमीर हो, ये हो, तो आपको इनकम टैक्स देना ज़रूरी हो गया। वॉर ईयर में प्राइसेस जो है इंक्रीज़ हो गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, हार्डशिप हो रही थी लोगों के लिए, हर चीज़ में जो है बढ़ रहे थे प्राइसेस, हर चीज़ के, सिर्फ खाने के नहीं, हर चीज़ के ही प्राइसेस बढ़ रहे थे। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो विलेजर्स को जो है बोला जा रहा था कि भाई सोल्जर्स, विलेजर्स को बोला जा रहा था कि आप आओ और आर्मी में आ जाओ।
अब आप ये बताओ कि अर्बन लोगों को क्यों नहीं बोला गया कि आप आर्मी में आओ, अर्बन लोगों को क्यों नहीं फोर्स किया गया? इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि अर्बन लोग तो आपको पता ही है कितने आलसी होते हैं। मतलब काम वो भी करते हैं बट उनके अंदर उतनी चुस्ती नहीं होती जितनी विलेजर्स के अंदर होती है। प्लस अर्बन लोग थोड़े एजुकेटेड भी ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको फोर्स करेंगे कोई सामने से, और एजुकेटेड होने के बावजूद भी आप उनके साथ चल पड़ोगे। इसी वजह से विलेजर्स को बोला जा रहा था, एंड इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा एंगर भी लोगों में देखने को मिल रहा था। उसके बाद 1918 टू 1919 और 1920 टू 1921 इन ईयर्स के बीच में क्रॉप फेलियर भी हो रहा था। क्रॉप फेलियर मतलब एक्यूट शॉर्टेज हो रही थी फूड की, मतलब खाना कम पड़ रहा था बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एक डिसीज़ होती है जो कि सिर्फ इंडिया में ही आई थी और कहीं पे नहीं थी ये डिसीज़। इस डिसीज़ की वजह से जो था ना, क्रॉप्स जो है वो बीमार पड़ रही थी, और इसी वजह से 12 टू 13 मिलियन लोग जो है वो मर गए थे, पेरिश हो गए थे बिकॉज ऑफ फेमाइन्स एंड दिस एपिडेमिक। इस इन्फ्लुएंजा की वजह से, और जो फेमाइन आ रहा था, फेमाइन मतलब खाने की जो कमी हो रही थी, उस वजह से 12 टू 13 मिलियन लोग मर गए। आप सोचो कितने लोग मर गए, है ना। तो चलो, हार्डशिप जो है वो वॉर के बाद भी ख़त्म तो हुई नहीं थी, बढ़ती ही जा रही थी। बट चलो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो अब आते हैं हम आइडिया ऑफ सत्याग्रह पे। तो ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवमेंट है, ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका के बारे में तो आपको पता ही होगा। साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम था जिसे हम कहते थे अपार्थीड सिस्टम। तो ये जो अपार्थीड सिस्टम था ना, ये था ब्लैक्स और वाइट्स इनके बीच में। तो जो यूरोप था ना, यूरोप के अंदर आग एकदम से टपक पड़े थे वाइट कलर के लोग, ठीक है। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, वो जब आ गए तो उन्होंने सारे ब्लैक कलर के लोग जिनका स्किन कलर ब्लैक था उनके ऊपर अपना हक जमाना शुरू कर दिया, हर चीज़ उनके लिए गलत कर दी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस वजह से क्या हुआ, अपार्थीड सिस्टम हो गया। तो अपार्थीड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बेसिकली जो रेस के हिसाब से, यानी कि स्किन के कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसके बारे में क्लास 9 में पढ़ा हुआ है आपने। तो महात्मा गांधी जो थे ना, वो साउथ अफ्रीका में इसके खिलाफ जो है लड़ रहे थे, इस सिस्टम के खिलाफ वो लड़ रहे थे। प्लस इस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने कैसे लड़ा था, सत्याग्रह के थ्रू। अब सत्याग्रह क्या होता है, चलो मैं बताती हूँ। पहले आप ये समझ लो कि महात्मा गांधी जो है इंडिया में कब आए थे, जनवरी 1915 में आए थे, ठीक है। तो सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह बेसिकली सत्याग्रह की मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊँ तो सत्याग्रह वॉज अ मेथड ऑफ मास एगिटेशन एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। ओके, 1 मिनट। ओके, सो सत्याग्रह क्या था, बेसिकली इट वाज अ टाइप ऑफ मूवमेंट जिसके अंदर हम नॉन वायलेंस नहीं करते, हम नॉन वायलेंस के थ्रू नहीं, मतलब वायलेंस के थ्रू हम प्रोटेस्ट नहीं लड़ते, हम नॉन वायलेंस के थ्रू, मतलब ज़्यादा कोई लड़े मरे झगड़े बिना वो सब करे ही हम प्रोटेस्ट करते हैं। तो सत्याग्रह वही था। तो उसके अंदर मास एगिटेशन होता है, मास मतलब बहुत सारे लोग मिलके जो है ऐसे टाइप ऑफ हड़ताल करते थे, बट लड़ते नहीं थे, ठीक है। क्या नहीं करते थे, लड़ते नहीं थे। तो चलो, सत्याग्रह समझ आ गया आपको। तो ये सत्याग्रह जो प्रोटेस्ट था, ये गांधी जी साउथ अफ्रीका में करके आए थे। तो साउथ अफ्रीका में जब वो तरीका थोड़ा थोड़ा काम आने लगा तो गांधी जी को लगा यार इंडिया में तो अब इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत है, इंडिया में और भी ज़्यादा हरकतें चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार ये जो चीज़ है ना, ये हम लगा देते हैं इंडिया में भी। तो सबसे पहले तो देखो, आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सत्याग्रह में बताता है कि ट्रुथ यानी कि सच बोलने की क्या पावर होती है और क्यों हमें सच बोलना चाहिए। एंड इट सजेस्टेड it suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, the physical force was not necessary to fight the oppressor। मतलब अगर आप खुद सच्चे हो, ठीक है, आप सच्चे हो एंड आपको
कोई ज़रूरत नहीं है लड़ने वड़ने की। अगर आप सच्चे हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आपको फिज़िकल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, एग्रेसिव बनने की ज़रूरत नहीं है। सत्याग्रही अगर कोई है तो वह है नॉन वायलेंस के थ्रू भी बैटल को जीत सकता है। एंड दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग, मतलब अपील करो आप ऑप्रेसर को, ठीक है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर हैड टू बी, मतलब चाहे वो ऑप्रेसर हो या ऑप्रेस्ड हो, दोनों को ही ट्रुथ देखना चाहिए, उन दोनों को ही सच का सामना करना चाहिए। और कभी भी फोर्स नहीं होना चाहिए कि अगर मान लो ब्रिटिश लोगों ने कहा कि आपको ना जो है इनकम टैक्स देना है, तो ये नहीं कि आप चुपचाप सामने से मान जाओ अरे ठीक है। नहीं, आपको पहले सच जानना चाहिए कि क्या ऐसा सही है मेरे लिए या नहीं, तभी जाके आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। तो गांधी जी बेसिकली बिलीव करते थे इन धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस, एंड वो जानते थे कि सत्याग्रह ही एक ऐसा मूवमेंट है जिससे इंडियंस यूनाइट हो सकते हैं, इंडियंस में एकता आ सकती है। तो इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट्स 3 जगहों पे करे थे। तो सबसे पहले तो 1917 में उन्होंने चंपारण में करा था, ठीक है। चंपारण में करा था एक, जो कि है बिहार में, 1917 में किया था। और ये क्यों किया था? टू इंस्पायर दी पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो चंपारण में क्या हुआ था कि एक प्लांटेशन सिस्टम हो रहा था कि मतलब लोग जो है ना फोर्स कर रहे थे, मतलब ब्रिटिश जो है ना वो फोर्स कर रही थी इंडियंस को कि आप इंडिगो प्लांटेशन करो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिगो प्लांटेशन के लिए तो कहा था, तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई? ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडिगो प्लांट अगर आप कोई भी कर देते हो किसी भी अपनी फील्ड में, तो उसके बाद 2-3 साल तक आप उसके ऊपर वापस से कोई क्रॉप नहीं उगा सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो? कोई क्रॉप उसके बाद आप नहीं उगा सकते। तो क्यों फार्मर चाहेगा कि वह अपनी पूरी जो उसके क्रॉप वाला फील्ड है उसको ख़राब कर दे और 2 साल तक उसमें वो कुछ ना कर पाए? तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट को वहाँ पे चलाया था। फिर 1917 में उन्होंने एक सत्याग्रह जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में भी चलाया था। खेड़ा में क्या हुआ था? बेसिकली जो पीजेंट्स थे वो क्रॉप फेलियर से अफेक्टेड थे, उनकी क्रॉप्स जो है ना वो फेल होती जा रही थी बिकॉज ऑफ द प्लैग डिसीज़। एक डिसीज़ थी प्लैग नाम की, तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि उनकी क्रॉप्स फेल हो रही थी। ये प्लैग जो डिसीज़ थी ये रैट्स की वजह से की जा रही थी। द डिसीज़ वाज डन बाय रैट्स, ठीक है। उसके बाद इस वजह से क्या हो रहा था कि वो रेवेन्यू अपना दे नहीं पा रहे थे और उनको जो है फिर दिक्कत आ रही थी। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने उनकी मदद करी। 1918 के अंदर महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में वह गए और उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए भी यही सेम चीज़ करा अहमदाबाद में क्यों क्या हुआ था कॉटन मिल वर्कर्स को? तो कॉटन मिल वर्कर्स के साथ क्या हुआ था कि वेजेस इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे, उन्हें जो है इंक्रीज़ चाहिए था वेजेस में, ठीक है, प्राइजेस में इंक्रीज़ चाहिए था। तो अब जब वहाँ पे अहमदाबाद में ये सत्याग्रह फाइनली हो गया, तो ये आपकी बुक में दिया नहीं हुआ, बट मैं आपको बता देती हूँ 30% इंक्रीमेंट हुआ वेजेस में, ठीक है, मतलब 30% वेजेस जो है बढ़े सत्याग्रह के बाद। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा था ये चीज़। तो ऐसे 3 सत्याग्रह हो गए टोटल। एंड इन सत्याग्रह को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। केक, ठीक है, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का और ई को बाढ़ में जाने दो। चलो नेक्स्ट वी कम टू द रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये एक ऐसा एक्ट था जो कि मार्च 1919 में पास हुआ था। तो बेसिकली क्या हुआ था ना कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे इन्हें लगने लग गया कि यार ये महात्मा गांधी ने आके तो बवाल मचा दिया है, ऐसे अगर हम होता रहेगा तो ऐसे तो सही नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि वो सत्याग्रह तो पूरा लॉन्च करेंगे। नहीं, एक सेकेंड रुको।
हाँ, मैं बता रही थी। तो ब्रिटिशर्स को गुस्सा आने लगा तो उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया। मैंने शायद गलत बोल दिया। 1919 में उन्होंने एक रॉलेट एक्ट नाम का एक्ट पास किया, ठीक है। एंड इस एक्ट को उन्होंने पास किया थ्रू द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इस काउंसिल के थ्रू उन्होंने जो है पास किया। एंड इसके अंदर ना कुछ इंडियंस भी थे, ठीक है। कुछ इंडियंस भी थे इस काउंसिल के अंदर, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा भी था कि यार मत करो ये इंडियंस के साथ, बट ब्रिटिशर्स क्या मान जाते, नहीं माना उन्होंने। तो इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा पावर मिली थी ताकि वो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि ये सत्याग्रह वगैरह है इन्हें बंद करा सके। एंड इट ऑल्सो अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। मतलब कोई भी प्रिजनर है, मतलब अगर किसी ने भी कोई पाप कर दिया ब्रिटिशर्स के मतलब ब्रिटिशर्स को अगर ऐसा लगता है कि किसी ने कोई ऐसा पाप कर दिया है तो वह बिना किसी ट्रायल करे, ट्रायल मतलब क्या होता है ना कि 2 साल के लिए जब भी अगर किसी ने कोई क्राइम करा होता है तो 2 साल के लिए सबसे पहले देखा जाता है और पूरा मतलब केस लड़ जाता है, उसके बाद ही उसको जेल भेज सकते हो। बट इन्होंने क्या किया, वो ट्रायल अब वो हो गई नहीं, बिना किसी ट्रायल के ही पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है जा सकते हैं जेल में, ठीक है। समझ आ गया, मतलब मुकदमा कोई लड़ ही नहीं सकते, ट्रायल का मतलब मुकदमा होता है। तो फिर महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उनको आया गुस्सा और उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल लॉन्च करी। 1919 को उन्होंने एक हड़ताल लॉन्च करी। तो इस हड़ताल में क्या हुआ था, रैलीज आने लग गई थी इन वेरियस सिटीज़। वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे गए थे, ठीक है, रेलवे वर्कशॉप्स पे, और शॉप्स को बंद कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने जो है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी बंद कर दी, पूरी तरह से ठप कर दी। टेलीग्राफ को भी बंद कर दिया कि कोई टेलीग्राफ या कोई लेटर वगैरह कोई भेज ना सके। और अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि इन नेशनलिस्ट को ना थोड़ा ना थकाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोकल लीडर्स उठाए अमृतसर से, ठीक है, लोकल लीडर्स उठाए अमृतसर से। और क्या हुआ, महात्मा गांधी को मना कर दिया कि अब तुम दिल्ली में एंटर नहीं हो सकते। क्यों दिल्ली में एंटर करने से मना कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी अगर दिल्ली में चल जाते तो दिल्ली में ना वैसे ही बड़े ज़्यादा प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, हर किसी के अंदर एक प्रोटेस्ट करने की आग पहले से ही लगी हुई है। और अगर महात्मा गांधी चले जाते वहाँ पे तो वो आग डबल हो जाती है और फिर ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा ज़्यादा ना मेहनत वाला काम हो जाता है उन्हें चुप कराना। इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी को मना कर दिया कि तुम दिल्ली में नहीं जाओगे। 10 अप्रैल को जो अमृतसर की पुलिस है उसने क्या किया, एक बड़ा ही पीसफुल प्रोसेशन किया। तो सबसे पहले क्या हुआ, मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ के अंदर आर्मी जो है उसको बहुत सारी पावर मिल जाती है। मतलब जो आर्मी है ना वो बिना किसी ट्रायल वगैरह के सीधा लोगों को गोली मार सकती है और उसको कोई कुछ कहेगा नहीं। तो ये मार्शल लॉ जो है वो आ तो चुका था पर ये बात किसी को पता नहीं चली, ब्रिटिशर्स के अलावा यह बात किसी को पता ही नहीं चली, ठीक है, कि ये लॉ जो है इम्पोज हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ। तो क्या हुआ, जलियनवाला बाग में 13 अप्रैल को बड़े सारे लोग आए थे और वहाँ पे जो है कुछ लोग तो ऐसे ही आए थे प्रोटेस्ट करने, सत्याग्रह करने, ये सब करने। कुछ लोग जो है बैसाखी का जो मेला लगता है उसको अटेंड करने आए थे। बड़े ज़्यादा वो भोले इंसान थे, उन्हें नहीं पता था। तो क्या हुआ था कि वहाँ जलियनवाला बाग में ना एक ही गेट था जिसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हो और एक ही गेट था जिसके थ्रू आप एग्ज़िट ले सकते हो। तो क्या हुआ कि लोगों को तो पता था नहीं कि मार्शल लॉ हो गया, वो तो मस्त अपना मना रहे हैं जलियनवाला बाग में बैसाखी वगैरह। तो जनरल डायर महान आदमी आते हैं एरिया में और एग्ज़िट पॉइंट, एंट्री पॉइंट इनको जो है बंद कर देते ताकि कोई बाहर जा ही ना पाए। लोग पागल हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें, एग्ज़िट पॉइंट बंद हो गया, एक ही तो पॉइंट था। लोग दीवारों के ऊपर चढ़ के जाने की कोशिश करने लगते हैं पर जितनी देर में वो जाने लगते हैं उतनी देर में ही जनरल डायर सब पे गोलियाँ ठा 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 बजाने लग जाता है और इतने लोगों को वो मार देता है
है, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ लोगों को मार देता है। और बाद में जब उससे पूछा जाता है, जब ये सब हो चुका होता है, तो बाद में जब उससे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वह जनरल डायर पता है क्या कहता है? ही वॉज सो बैड, ही वॉज सो मीन। वो कहता है कि इट वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट। ही सेड कि मैंने तो ऐसा इसलिए किया ताकि जो सत्याग्रही है उनके अंदर एक डर बना रहे। एंड यू कैन लाइक सी भाई साहब कि वो कितना ज़्यादा मीन इंसान था, इतना कुछ करने के बाद भी कह रहा है कि बस मैंने तो डर बनाने के लिए किया था। वाओ। चलो एनीवेज, उसके बाद ये जलियांवाला बाग मैसाकर की वजह से बाद में क्या हुआ था, लोग आ गए, बड़े बड़े जो लोग थे वो आ गए स्ट्रीट्स में और नॉर्थ इंडियन टाउन्स में स्ट्राइक्स होने लग गए, पुलिस के साथ लड़ने झगड़ने लग गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया गया। गवर्नमेंट ने क्या किया फिर? गवर्नमेंट अब चुपचाप बैठी रहे तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को ब्रूटल डिप्रेशन किया, लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, परेशान किया। क्या किया? उन्हें बोला कि तुम ना एक काम करो, सत्याग्रही को कहा कि अपनी जो नाक है ना उसको ग्राउंड पे, ज़मीन पे रगड़ो, देख रहे हो यहाँ पे, और स्ट्रीट्स पे क्रॉल करो। यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख सकते हो, इसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे उन्हें क्रॉल करने के लिए बोला जा रहा है। तो सत्याग्रही को फोर्स किया गया कि तुम अपनी नोज़ को रब करो ग्राउंड पे, और जब भी कोई तुम्हें ब्रिटिशर दिखता है तो उनको सैल्यूट करो, सलाम करो। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ विलेजेस में तो बॉम्ब लगा दिए, बॉम्ब भी कर दिया उन्हें। तो अब ये जब वॉयलेंस बढ़ने लगी तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अब ये सत्याग्रह से तो शायद नहीं मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से उनको याद आया, यार एक ना खिलाफत इशू भी तो चल रहा है। देखो खिलाफत इशू क्या था मैं बता देती हूँ। तो खिलाफत इशू में बेसिकली क्या था कि आपको पता ही होगा कि ऑटोमन टर्की जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है हार गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी उनके ऊपर लग गई थी, जिसकी वजह से जो वहाँ का खलीफा था ना, बेसिकली जितने भी आप सोचो, जितने भी मुस्लिम है ना इस दुनिया में उस वक्त में, वो जितने भी मुस्लिम थे पूरी दुनिया में, वो ऑटोमन एम्पायर के खलीफा को बहुत ज़्यादा प्रेस करते थे और उनको बहुत मानते थे। उनसे ऐसा दिलों वाला कनेक्शन था जैसे वही उनके भगवान थे। तो ऑटोमन टर्की तो आपको पता ही है, वैसे ही सारा मुस्लिमों का ही था। तो क्या हुआ कि जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जो खलीफा थे, उनके ऊपर एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी लगाई जा रही थी और सबको अब ये डर लगने लगा था। यहाँ तक कि इंडिया में भी जो मुस्लिम थे उनको ये डर लगने लगा था कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका ऑटोमन एम्परर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में है ना। तो अब एक खिलाफत कमेटी जो थी ना, एक खिलाफत कमेटी थी जो कि इंडिया में भी बनी हुई थी, ठीक है, जैसे हम कहते हैं खिलाफत कमेटी। ये रही देखो, खिलाफत कमेटी जो थी ये बॉम्बे में बनी थी जब मार्च 1919 में ये बनी थी। इससे कि ताकि क्या हो, ताकि उन खलीफा की जो पावर है उन्हें वापस छीन सके, जो पावर बाकी लोगों ने ले ली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जीते थे उन्होंने ले ली, वो पावर हम वापस उनसे छीन सके। तो ये बॉम्बे में बनी थी मार्च 1919 में। और इनके जो दो मेन लीडर थे वो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दोनों ही भाई थे। एंड अब महात्मा गांधी ने सोचा कि ये ना बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे वो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ ला सकते हैं। अब देखो, ऑटोमन टर्की का भी जो दुश्मन था वो था ब्रिटिश, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश भी जीता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ऑटोमन टर्की का भी दुश्मन था ब्रिटिश। इंडियन और जो हिंदू थे, जो इंडियंस थे, वो उनका भी जो दुश्मन था वो था ब्रिटिश। तो दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन हुआ, है ना। तो मतलब क्या हुआ, अब महात्मा गांधी ने सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम को साथ ला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी की तरह से सोचा। एंड सितंबर 1920 में उन्होंने उन मोहम्मद अली शौकत अली को कन्विंस कर दिया कि चलो दोनों साथ मिलके एक मूवमेंट लाते हैं। तो उसके बाद आया हमारा नॉन कॉपरेशन।
अब महात्मा गांधी ने एक हिंद स्वराज नाम की एक बुक लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में हो पाया था इंडियंस की कॉपरेशन के साथ, वो उसी वजह से हो पाया था क्योंकि इंडियंस ने उनका साथ दिया था। इंडियंस अगर ना होते, इंडियंस अगर उनका साथ ना देते, तो शायद जो ब्रिटिशर्स है वो इतना अपना हक जमा ही ना पाते। अगर इंडियंस मना कर देते कि भाई हम नहीं कॉपरेट करेंगे तुम्हारे साथ, तो स्वराज आ जाता। स्वराज मतलब एक तरीके से आज़ादी आ जाती। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें था क्या बेसिकली कि गांधी जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए ना, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ने इतने सारे टाइटल्स सरेंडर मतलब जो इतने सारे टाइटल्स उनको मिले हैं ना, उनको पहले तो सरेंडर कराते हैं, ठीक है। और जो सिविल सर्विसेज है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, जो भी ब्रिटिशर्स से बेसिकली रिलेटेड है इंडिया में, उनको बॉयकॉट करते हैं। बॉयकॉट मतलब क्या होता है कि उनके साथ डील करने से मना कर देते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते और उनकी चीज़ों को खरीदते ही नहीं हैं, तभी जाके ही कुछ हो पाएगा। और वो यह भी चाहते थे कि एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है लॉन्च हो। तो समर ऑफ 1920 में महात्मा गांधी एंड शौकत अली ने जो है इस मूवमेंट के लिए सपोर्ट इकट्ठा किया। एंड काफ़ी लोग तो कांग्रेस से ही थे जिन्होंने इसमें साथ दिया। एंड दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू बॉयकॉट दिस काउंसिल इलेक्शन। उन्होंने सोचा कि अब जो इलेक्शन होने वाले हैं ना ब्रिटिशर्स में, तो वो इलेक्शन को ही हम क्या करते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं, ठीक है। बट अब उनको यह भी डर था कि मतलब उनको ये डर था कि अगर ये काउंसिल इलेक्शन जो है बॉयकॉट हो जाते हैं, अगर महात्मा गांधी शौकत अली ये बॉयकॉट कर देते हैं, तो ना वॉयलेंस हो जाएगी। वॉयलेंस मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ये सब होने लग जाएंगे। तो इसी वजह से सितंबर और दिसंबर के बीच में एक बहुत ही इंटेंस टसल, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ सी, मतलब लड़ाइयाँ तो नहीं बट बहुत ज़्यादा टसल सा हो गया, एक तरीके से झगड़ा टाइप ऑफ हो गया, ठीक है। एंड for a while there seemed no meeting point between the supporter and opponents of the movement। अब इनके बीच में कोई मीटिंग पॉइंट था ही नहीं, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। फाइनली एक कांग्रेस सेशन हुआ था इन नागपुर इन दिसंबर, और कब हुआ था, दिसंबर 1920 में, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था, जिसका मतलब है कि अब जो इंडियंस है ना वो ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट आएगा डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, बट वो जो है मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर के इस फर्स्ट पार्ट को समझा पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऑल्सो जो मैंने सरप्राइज़ आपको बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, वो सरप्राइज़ ये है कि इस चैप्टर के राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के भी एंड काफ़ी सारे और भी चैप्टर्स के मैं हैंड रिटन नोट्स लेके आने वाली हूँ उस चैनल पे। सो इफ़ यू वांट देम सो डू टेल मी इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको पक्का वो नोट्स मिलेंगे। एंड आप मुझे ये भी बताओ कि मैं उन्हें शॉर्ट्स के फॉर्म में दूँ या वीडियो के फॉर्म में। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।